हेलो एवरीवन, नमस्कारम, क्या हाल चाल। दिस इज विकास यादव। कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 100 फोड़ सकते हो। अगर 100 नहीं आते तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके 95% तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। दूसरी बात, 10 ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिनको बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ के आप 95% ले आओगे। और 11वां टॉपिक जो ऐसा होगा जो कि थोड़ा 3 नंबर का है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ लेते हो तो आप फिर आउट ऑफ 100 फोड़ सकते हो। ठीक है, 100 में 100। तो भैया अगर आप कक्षा 10 में हो, हिंदी एग्जाम देने वाले हो 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या क्या पढ़ना है पूरा मैं आपको रोड मैप पूरा बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप 100 में 100 फोड़ना चाहते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ पर मैं आपकी हिंदी जो है इसमें डिवाइड किया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो क्लास 10th के लिए, ये आप ध्यान रखना। अगर आप क्लास 10th में हो तभी ये वीडियो देखना, वरना आप छोड़कर जा सकते हो, चाहे आप 12th में हो या अदर क्लास में हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपकी जो हिंदी है वो डिवाइड होती है हिंदी गद्यांश में। आप जानते हो हिंदी गद्य, फिर उसी में आता है हिंदी पद्यांश, और फिर उसी में एक संस्कृत खंड आता है, अनिवार्य संस्कृत जिसको बोला जाता है। उसमें से भी बहुत अंक मिलते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अंक अब की बार कर दिए गए हैं, इसलिए संस्कृत पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत मतलब उसमें जो अनिवार्य संस्कृत है उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत नहीं, अगर आप 8 लिए हो। उसके बाद आपका आता है हिंदी व्याकरण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है निबंध और खंडकाव्य, क्योंकि निबंध ही आपका 9 नंबर कहा जाता है। ठीक है, और खंडकाव्य यहीं पर आपके 12 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे आप लोग यहाँ पर अंक पाओगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। जो पहले बता रहा हूँ उसी को पहले पढ़ना है, जो लास्ट में बताऊँगा उसी को लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि जो मैं पहले बता रहा हूँ ना उसमें बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा, और जो लास्ट में होगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी गद्य का विकास जो आता है उससे 5 नंबर का आएगा, और हिंदी पद्य का विकास 5 नंबर का आएगा, ये मैं आपको बता दूं। और आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर आता है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, जो डिवाइड होता है 2 तरीकों से डिवाइड होता है। सबसे पहले आपसे 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के भैया? 20 मार्क्स के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, इनके उत्तर जो है आपको OMR शीट एक मिलेगी, उसमें भरना पड़ेगा। OMR शीट क्या होती है यार? 4 विकल्प के लिए उसमें बूंदी होती है, उसमें गोला करना होता है, बस लिखना नहीं होता मतलब। ठीक है, तो OMR शीट पर आपको भरना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है भैया, आपके लिखित प्रश्न आएंगे नहीं, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ये आपके कितने नंबर के रहेंगे? तो ये आपके टोटल 50 अंक के होंगे, जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये 50 मार्क्स के रहेंगे, ये आप ध्यान देना। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपके 70 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे, टोटल आपके 100 में 100 बिल्कुल हिंदी में तो फिक्स हो जाएंगे। पिछले साल के बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं, भैया मैंने आखिरी में आपसे पढ़ाई की, 15 दिनों में मैंने हिंदी में 97 ले आया, 98, 99, 100 में 100 भी फोड़े बहुत सारे बच्चे। तो आप भी यही तरीका अपना सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है पिछले कुछ सालों में भैया, लाखों बच्चों को, भाई 4 लाख आप देख सकते हो बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, वो आप लोगों की कृपा ही है, आप कह लो। उसके बाद आपका आता है, देखो यहाँ पर हिंदी जो पहला टॉपिक आपका है। ठीक है, हिंदी में आपका हिंदी गद्य होता है और हिंदी पद्य। तो हिंदी गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण रचनाएं। महत्वपूर्ण रचनाओं का मतलब क्या है भैया? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ये टोटल कितने अंक का आएगा। तो ये आपका आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, जो मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आपको महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मेरी असफलताएं, किसकी रचना है, किस विधा की है, इसके लेखक कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, MCQs में, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर 2 तरीकों से डिवाइड है। ठीक है, MCQs में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपके MCQs वाले हैं। ठीक है, क्या है? MCQs। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, जैसे रचना आप मेरी असफलताएं हैं तो उसकी विधा भी आपको बतानी पड़ेगी, उसके लेखक का नाम भी बताना पड़ सकता है, और युग समयावधि आपको याद कर लेना है कि भाई शुक्ल युग की समयावधि क्या है, शुक्लोत्तर युग की क्या है, नहीं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का ही केवल याद करना है। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर अपनाना। यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पाठ्य पुस्तक में लेखक है ना, क्या है भैया? पाठ्य पुस्तक में हैं, उनको सबसे पहले उनकी रचनाओं को आप पूरी याद कर डालो और उनकी विधा याद कर लो। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक में जैसे जयशंकर प्रसाद के सारे रचनाएं याद कर लो, उनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, इस तरीके सारे नाटक, कहानियां याद कर लो, प्रतिध्वनि, छाया, मतलब सारे। और लेखक, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न उसमें एक भी अंक ना कटे, क्योंकि वही आपका मेन होता है नंबर बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप शुरुआती में अच्छे से पेपर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे पूरा और आप क्वेश्चन पेपर को पूरा फोड़ दोगे यार, ठीक है, आप बिल्कुल डरोगे नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा। उसके बाद हिंदी पद्य आता है दूसरा टॉपिक। हिंदी पद्य भी आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब बहुविकल्पी होंगे, ये भी एमसीक्यूज ही होंगे। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण रचना, इसमें भी होगी, बस इसमें विधा नहीं होगी, बाकी चीजें आपको पढ़नी है। उसके कवि का नाम पढ़ सकते हो, जैसे यशोधरा किसकी रचना है पूछ लेगा, तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका जैसे हो गई, या श्री रामचरितमानस किसकी रचना है पूछ लेगा, ठीक है। सुजान रसखान जैसे रसखान की है तो किसकी रचना है, या फिर पूछ लेगा कि भाई ये रचना किसकी है, या इस रचना के कवि कौन है। विकल्प में दे देगा 4, उसमें से एक आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। और युग समय अवधि पूछेगा, केवल रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें आपके आते हैं जैसे द्विवेदी युग की पूछ लेगा, छायावाद युग की पूछ लेगा, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता युग। इतनी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और ये टोटल आपको कितने नंबर देकर जा रहे हैं भैया, यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है, 10 मार्क्स दे रहे हैं। और ये सारे के सारे MCQs में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको पढ़ना है, तो एक एक चीज मैं आपको अलग अलग डिवाइड करके बता रहा हूं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका आता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन परिचय। ये आपका टोटल जानते हो कितने अंक का रहेगा, अब आप बताओ जल्दी, कितने? 6 नहीं, पिछले साल से इसको 10 मार्क्स का कर दिया गया भाई, जीवन परिचय। देख रहे हो, 10 नंबर भैया। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है भैया? सबसे पहले आपको लेखक परिचय पढ़ना, जो आपका गद्यांश में जितने भी लेखक हैं उनके आपको जीवन परिचय याद कर लेने हैं। मैं आपको 3 बताए दे रहा हूं, उनको याद कर लो। 100% गारंटी है। कितनी भैया? 100 नहीं, 101% नहीं, 1000% आप कह लो गारंटी है कि यही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 3 याद कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का याद कर लो, जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लो। अगर इतना आप याद करते हो तो ये टोटल आपके 5 नंबर तो यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो यहाँ पर कवि परिचय है, इसमें आपको याद करना है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, सूरदास जी का, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। सबसे पहले इनको याद कर लो, फिर एक और याद कर लेना। इसमें आपको मिलेंगे टोटल 5 अंक। अब आप बोलोगे भैया याद नहीं होता, क्या करें? तो भाई कुछ आपको दिक्कत नहीं लेना, आपका विकास भैया सारी चीज़ें कर चुका है। आपको करना क्या है, जानो है अपने चैनल पर, मतलब मेरे चैनल पर, वहाँ पर आपको जीवन परिचय का एक सेक्शन मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो, सारे जीवन परिचय मिल जाएंगे। या दूसरी बात, आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, तुलसीदास का जीवन परिचय बाई लर्न मंत्रा विकास यादव, या सूरदास जी का जीवन परिचय बाई लर्न मंत्रा। ऐसे करके जो भी सर्च करोगे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। गारंटी फुल है कि आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। और 2 साल पहले वीडियो बनाई है, अभी भी वो वीडियो चल रही है, ट्रेंडिंग में रहती है भाई हर साल। तो आप समझ सकते हो कितना मैंने मेहनत करके वो वीडियो बनाया था, तो जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लो, तो यहाँ पर आपके 10 नंबर ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, जीवन परिचय में। उसके बाद आपको तैयार क्या करना है, गद्यांश पद्यांश। भैया ये क्यों? क्योंकि टोटल जानते हो कितने नंबर की आ जाती है, 12 मार्क्स की भैया। 12 मार्क्स का ऐसे 6 मार्क्स का ये हो जाता है और 6 मार्क्स का पद्यांश से हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछेगा, गद्यांश में आप 3 चैप्टर पढ़ लो केवल, और उनके देखो गद्यांश में कुछ ज़्यादा तैयार करना नहीं होता, आपकी व्याख्या ज़्यादा लिखना नहीं होता, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखना, जैसे मित्रता है, मित्रता नामक चैप्टर आपको पढ़ लेना है, और उसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, इस तरीके से। अब संदर्भ बनाना सीख लो, एक संदर्भ हर जगह चेप देना है, और संदर्भ का आपको जानते हो कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर मिलते हैं। सबसे पहले तो एक तो आपका संदर्भ रहेगा, ठीक है, एक आपकी क्या होगी, व्याख्या करना पड़ेगा, और एक आपका प्रश्न पूछ लेगा। इसमें टोटल आपका इसमें 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें। अब संदर्भ जो लिखना होता है उसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल, प्रस्तुत गद्यांश। गद्य है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी तरीके से बनाना सीख लो, यही को हर जगह चेप देना है, बस आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ममता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, जयशंकर प्रसाद जी का है ये, ठीक है। उसके बाद भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। ये तीनों चैप्टर पढ़ लोगे तो कोई ना कोई जरूर आ जाएंगे। अब इसमें क्यों आएंगे मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें दी होती हैं, तो अथवा में जरूर आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 में से कोई एक फंस ही जाएगा। तो ये तीनों चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो, उसके बाद आपका आता है पद्यांश।
पद्यांश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। ये भी आपका 6 अंक का रहेगा। इसमें जैसे पद आप पढ़ सकते हो, सूरदास जी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर साल आते हैं। दूसरी बात आपका धनुष भंग वन पथ पर, ये तुलसीदास जी का है, और सवये जो है रसखान जी के। ये तीनों को आप तैयार कर लो पूरे हर चीज़, तो आपके 100% है कि इनमें से कोई ना कोई आ जाएगा, ये देख लेना, ठीक है। 100% मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई जरूर देगा। और पढ़ सकते हो। और एक बात याद रख लेना, आप बनाना मत भूलना कि आप एग्जाम में गए नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल ना लिखो, नहीं, आपको लिख के आना है। और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं, आपको डरना नहीं है। और देखो ये जो पद्यांश होती हैं, इनके बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया हम व्याख्या नहीं कर पाते, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े रहेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, केवल पढ़ लेते हो, और आप अपने दिमाग से सोच सोच कर टॉपिक मिल जाएंगे, लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े तो आपका सफा चट्ट मैदान रहेगा माइंड में, तो आप कोई वर्ड बना नहीं पाओगे, ठीक है, ना रसखान जी का नाम ले पाओगे, ना इस चैप्टर का नाम ले पाओगे, तो आप उसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं जानते, तो आप कैसे पढ़ पाओगे, कैसे बना पाओगे। तो आप पढ़ो सबसे पहले उसके बारे में, केवल पढ़ो, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है हिंदी तैयार करने के लिए, सच में इसमें उतना टाइम नहीं देना है, और आपको भर भर के नंबर मिलते हैं हिंदी में। हिंदी में पहले बच्चे डरते थे, लेकिन जब से मैं आया हूँ हिंदी में बच्चों के 99% आ रहे हैं भाई, ठीक है। केवल लास्ट में पढ़ के आ जाते हैं यार, अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको पूरी जो है वन शॉट एक क्लास दे दूंगा लास्ट में, ठीक है, डरना नहीं है। उसके बाद आपका आता है संस्कृत गद्यांश। अब देखो यहाँ पर 5वां टॉपिक, ठीक है, संस्कृत गद्यांश आता है, ये चौथा था, हाँ 5वां टॉपिक आपका संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश ये आता है। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है भाई, मतलब ये आपका जो है वो संस्कृत खंड से है, बस इतना याद कर लो, ये संस्कृत खंड से बहुत यार नंबर मिल रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गद्यांश आती है ना संस्कृत संदर्भ की, भाई बहुत नंबर मिलते हैं, और पद्यांश के भी बहुत नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो कितने नंबर मिलते हैं? 5 नंबर, 5 नंबर ही आई थी, हाँ 5 मार्क्स हैं, और इसमें भी 5 मार्क्स हैं, मतलब टोटल 10 अंक मिल रहे हैं। और इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता, इसमें संदर्भ में क्या है यार, चैप्टर का नाम ही लिखना है, और जब आप पढ़े रहोगे तो चैप्टर का नाम आराम से लिख दोगे। और संदर्भ का आपको मिलेगा कितने नंबर भैया? शायद 1 नंबर मिलता है, ठीक है। और हिंदी में जब अनुवाद करोगे तो इसका आपको मिलेगा टोटल 4 नंबर, ठीक है। देख लेना, थोड़ा बहुत मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, शायद 2 मिलता है, इसमें 3 मिलता नहीं, ऐसा ही है, ठीक है। और इसमें आपको भी संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। श्लोक देगा, क्या होगा? श्लोक मिलेगा, और श्लोक का आपको क्या लिखना पड़ेगा? अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका भी आपको टोटल 5 अंक मिलने वाले हैं। अब इन 5 अंक में आपका क्या होगा भाई कि आपका जो इसमें भी वही होगा कि भाई 4 + 1, ठीक है, मतलब 1 अंक आपका संदर्भ का, 4 अंक आपकी अनुवाद की, और 2 रहेंगे, 2 में से किसी एक को करना होगा। इसमें भी 2 रहेंगे, 2 में से किसी एक को। तो आप, मैं कहूँगा ये तो 100% कर लोगे। आप केवल पढ़ कर चले जाना, बस केवल पढ़ कर बोल रहा हूँ, याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आपका आता है निबंध, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जानते हो कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का 9 मार्क्स का निबंध अब की बार देगा। अब 9 नंबर भाई बहुत होते हैं, ठीक है, 9 नंबर मतलब बहुत होते हैं। और निबंध आपको तैयार कर लेना स्वदेश प्रेम का, प्रदूषण का, आतंकवाद का, नारी शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान के बारे में। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो आपके 100% आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं कि भैया हम निबंध किस तरीके से याद करें। यार निबंध याद करें, ये क्या सवाल है? निबंध याद किया ही नहीं जाता। निबंध की आप टॉपिक पढ़ो, उसकी हेडिंग पढ़ो, उसके बारे में अपने से बनाना सीखो। निबंध का मतलब ही है अपने शब्दों को बांधना। आप निबंध लिखवा कर एग्जाम लिया जाता है तो क्या आपसे उम्मीद की जाती है? ताकि आप अपने वर्ड में लिखो, आप क्या लिख सकते हो, कितना अच्छे से कोई चीज़ बना कर लिख सकते हो, यही आपकी यहाँ पर थिंकिंग पावर देखी जाती है, ठीक है। तो ये निबंध का है तरीका। तो आपको रटना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जाएंगी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बैठी रहेंगी, उसी के बेसिस पर आप आराम से बना कर लिखोगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस आपका बढ़ेगा। उसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक, 7वां टॉपिक, श्लोक जरूर आप तैयार कर लेना भाई। कोई 2 श्लोक तैयार कर लेना, बस 2 श्लोक अगर आप तैयार करते हो तो ये आपका टोटल रहता है 2 मार्क्स का। कितने नंबर का भैया? 2 नंबर का। ये फिक्स है, ये तो बिल्कुल नंबर फिक्स है कि श्लोक आना ही आना है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक याद कर लेना। जो प्रश्न पत्र में ना आए हो, लिखा हुआ होता है, तो 2 अब की बार प्रश्न पत्र में देगा,
तो 2 याद कर लो और उसका अनुवाद भी याद कर लेना। हो सकता है जो आप याद किए हो उसका अनुवाद भी फंस जाए, तो अनुवाद फंस गया ना भैया तो उधर आपके 5 अंक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आप श्लोक भी लिख दोगे तो 7 नंबर इधर क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना विनोद, कितना खतरनाक चीज़ है। तो भाई आप श्लोक जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर तैयार कर लेना, उसका अनुवाद भी, जितने श्लोक आप याद करोगे अनुवाद कर लेना, और साथ में श्लोक का अनुवाद जरूर सीख लेना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये वाला एक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद आपका अगला टॉपिक 8वां आता है, ये देखो संस्कृत प्रश्न। ये भैया टोटल कितने अंक के रहेंगे, तो ये टोटल आपके रहेंगे 4 अंक के, यानी 4 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि भाई 4 प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, इनमें से केवल 2 के उत्तर आपको देने होंगे, और इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 4 अंक। अब यहाँ पर जैसे ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, इस तरीके से, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम, मतलब वाराणसी में मरने पर माना जाता है कि लोग मंगल को प्राप्त होते, तो कुत्र मरणम मंगलम हो, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। पूर्व राजा केन सा युद्धम अकरोत्, पूर्व राजा यलछेन्द्र सा युद्धम अकरोत्, इस तरीके से मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप याद कर लेना, इनको भी याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है, याद कर लेना। चलो तो ये 4 नंबर आपके ये फिक्स हो जाएंगे। मैं बता दूंगा सारे प्रश्न, 10 बताऊंगा, जिनमें से आप याद करके चले जाओगे, छोटे छोटे आप देखो तुरंत याद हो जाएंगे पढ़ने से ही, तो आपके टोटल 4 अंक यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। मैं बताऊंगा ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, बस आप ये देख लो, पूरा रोड मैप है ये कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अरे यार ये रोड ही मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ROAD, रोड मैप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका खंडकाव्य आता है। खंडकाव्य में आपको पढ़ना क्या है, ये देखो 9वां टॉपिक, ये आपका 3 अंक का होगा। अब खंडकाव्य में आपसे नहीं बता सकता, खंडकाव्य अपने सर से, अपने स्कूल से पूछ लेना, सर हमारे यहाँ हमारे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, उसी खंडकाव्य को आपको तैयार करना, वो 100% की वही आएगा, क्योंकि वो फिक्स होता है कि इस जिले का खंडकाव्य ये देना है, ठीक है, मतलब वो सारे आते हैं। तो खंडकाव्य आपका 3 नंबर का, पहले ये 6 नंबर का आता था, अब 3 कर दिया है, तो हाँ ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है हिंदी व्याकरण। देखो हिंदी व्याकरण में लास्ट में अब की बार इसलिए लिया हूँ, पहले मैं बहुत इसको जोर देता था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते थे। पहले रस जैसे ये आने ही आने हैं और इसके नंबर ज़्यादा मिलते थे, अब यहाँ पर कम कर दिए गए, पहले 2 नंबर अब 1 नंबर, और बहुविकल्पी आएंगे, इसलिए मैंने लास्ट में लिए हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, रस, रस में हास्य एवं करुण रस, ये दोनों आप तैयार कर लेना, पहचानना सीख लेना, पहचान करने की ट्रिक आप जरूर सीख लेना, ठीक है। और स्थायी भाव याद कर लेना, बस इतना जरूरी है बस। छंद में आपका रोला एवं सोठा छंद, इनके आपको क्या है पूरा उदाहरण सहित मतलब याद कर लेना, पहचान करने की कितनी मात्राएं होती हैं, क्या लक्षण आपको इनके जरूर तैयार कर लेना। छंद के होते हैं लक्षण, ठीक है, कितनी मात्राएं हैं, कितने चरण होते हैं, ये सारी चीज़ें भाई, रोला में कितने होते हैं, सोठा में कितने होते हैं, इस तरीके से। उसके बाद आपका आता है अलंकार, देखो ये सारे 1-1 नंबर के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद समास 1-1 नंबर के, और उसके बाद एक ये, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपका अगला आता है 11वां संस्कृत व्याकरण, ये लास्ट में तैयार करना है, संधि विच्छेद, शब्द रूप और धातु रूप, इसमें फल मति मधु यदि, बस इतना तैयार कर लो यार, और आपके 100 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए। आई होप अब ये समझ गए। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मेरा इन्वर्टर बोलने लगा इसीलिए मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 100 में 100 फोड़ के आना, एग्जाम में कहर मचा देना है, आग लगा देना, तहलका मचा देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत।